नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग चल रहे हैं एसएससी जीडी के टारगेट में, और एसएससी जीडी से रिलेटेड में चौथा पार्ट आप सबके सामने लेकर उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आज की इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं। और एक बात मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रीजनिंग में एसएससी जीडी का रैंकिंग का जो चौथा पार्ट है, और जितने भी 3 पार्ट आप सबके हो चुके हैं, तो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को बताने का आप सबके लिए प्रयास किया है। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सीख रहे होंगे, और इसी तरीके से आप लोगों को जो है प्रैक्टिस भी साथ में करते चलना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ शुरू करते हैं रीजनिंग एसएससी जीडी रैंकिंग का चौथा पार्ट भाई सुधीर सर के द्वारा। यहाँ सब आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और इसको जो है आगे लेकर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने आएंगे, बस आपको जो है प्रश्नों को पढ़ना है और करना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको वाकई में सीरियसली तैयारी करनी है, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, और अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को नोट्स बनाना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप सबको फेस करनी पड़ सकती है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर सीधे। तो प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहा कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। धीरे धीरे से आगे बढ़ते चलिए और प्रश्नों के सही जवाब आपको जो है खुद सर्च करने पड़ेंगे, खुद जो है उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, आपको ये बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है और एक जो है बेसिक तरीका भी होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि बीच की सिचुएशन निकालने के लिए, बीच की कंडीशन निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों व्यक्तियों का या तो लेफ्ट से कंडीशन पता चल जाए, या तो दोनों व्यक्तियों की राइट से कंडीशन पता चल जाए। तो वहां पर हम बीच की कंडीशन को, सिचुएशन को निकाल सकते हैं। जैसे कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। तो चलो देखते हैं। तो लड़कों की एक पंक्ति, मोहन का जो बाएं छोर से स्थान है, मोहन का जो बाएं छोर से जो स्थान है वो कौन सा है, 20वां है, और दाएं छोर से 12वां है। दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। इसी पंक्ति में जो प्रताप है वो दाएं छोर से कौन सा है, 15वां है। इसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से क्या है, 15वां है। तो यहाँ पर मोहन की दाएं छोर से रैंक 12वीं है और प्रताप की दाएं छोर से रैंक जो है 15वीं है। तो यहाँ पर मध्य की पोजीशन अगर दोनों के बीच में निकालना है तो भाई 15 और 12 घटा देंगे। 15 में 12 घटाएंगे, मध्य की पोजीशन निकालना है तो एक और घटाएंगे, नहीं तो रैंक निकलेगी। तो 15 में 12 घटाए कितना बचेगा, 15 में 12 घटाए 3, और 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 2 आएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न मैं इससे पहले भी करा चुका हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार आपके स्क्रीन पर आया होगा या पहली बार आप ऐसे प्रश्नों को देख रहे होंगे। ढेर सारे प्रश्न आपके सामने ऐसे मिल चुके हैं, बस उन्हीं को आधार मानकर जो है आगे आपको क्या करना है, बढ़ते चलना है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए जल्दी से इस सेशन के लिए। और अब सेशन स्टार्ट हो चुका है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठना भाई, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने के मूड पे बैठिएगा। जब भी आप बैठिएगा तो बढ़िया विधिवत तरीके से सोचिएगा कि मुझे एक लेक्चर आप कंप्लीट करना है और विधिवत तरीके से कंप्लीट करना है, तभी तैयारी आप सबकी जो बेहतर ढंग से हो पाएगी। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 में। कहा कि एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और वह ए तथा बी के बिल्कुल बीच में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको बताना है। फिर उसी प्रकार से प्रश्न आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है और आशा करता हूं कि अब की बार प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है। एक पंक्ति है और जिसमें से ए का जो स्थान है वो शुरू से 18वां है, बना दिया। जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है, तो बी को बना लीजिए भाई। तो बी का जो स्थान है वो अंत से क्या है, 16 है, ये भी बना दिया। फिर कह रहा है कि यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो तो सी का जो स्थान है वो शुरू से कौन सा स्थान है, 25वां, ये 18वां है तो ये 25वां हो जाएगा। और यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और वह ए तथा बी के बिल्कुल बीच में है, तो सी जो है ए और बी के बिल्कुल बीच में है। अगर ये प्रारंभ से 18वां है, ये 25वां है, तो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे, पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा। तो 18 7 25, 18 7 25, तो बीच में सदों एक कम होगा। अगर 6 इधर है तो 6 इधर भी आएंगे और एक सी खुद हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये 18 होगा और ये प्लस 6 होगा और ये प्लस 1 होगा और ये प्लस 6 होगा और ये प्लस कितना होगा, 16 होगा। तो इनको सबको जोड़ना है भैया। तो 6 6 12 और 1 13, 8 6 कितना हो गया, 14, 1 1 2 और 1 3, 34 और प्लस 13, 6 6 12 और 1 13, 4 3 7, 3 और 1 4, कितना आएगा 47। तो 47 आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, 47 जो आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां जबकि बी का स्थान अंत से 16वां, यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और वह ए तथा बी के बिल्कुल बीच में हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपका आंसर आएगा 47। कितना आएगा, 47। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद एक पंक्ति में निखिल दाएं से 11वां है और रोहन बाएं से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, ये प्रश्न है। तो कम से कम पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, कम से कम, न्यूनतम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम। तो बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों के आंसर्स निकालने के लिए मैंने आपको जो है 2 तरीके बताए थे कि दोनों तरीके से हम ऐसे प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं अभी फिर से बता दूंगा जिससे आपकी चीजें याददाश्त जो है आपकी तरोताजा हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। तो चलिए बना लेते हैं कि एक पंक्ति में निखिल का जो दाएं छोर से स्थान है, दाएं छोर से 11वां और रोहन बाएं से 12वां। तो रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है, पहले ये बना ले, और निखिल दाएं छोर से 11वां है और निखिल जो है वो दाएं छोर से क्या है, 11वां है। ठीक है, निखिल दाएं छोर से क्या है, 11वां है। और इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो पहले यहाँ से आपको अधिकतम बच्चों की संख्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अधिकतम बच्चों की संख्या। तो अधिकतम बच्चों की संख्या निकालना है तो आपको सबको जोड़ना है, 12 और प्लस 5 और प्लस 11 को। ठीक है, इसको सबको जोड़ लो भाई, 33 आएगा। 12 और 11 कितना होगा, 2 1 3 1 23, 23 और 5 कितना होगा, 28। तो अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 28। अब यहाँ से आपको न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछा है, कम से कम का मतलब होता है न्यूनतम। तो न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालेंगे तो मैंने बताया था फार्मूला, एक अधिकतम बच्चों की संख्या, यहाँ पर फार्मूले को फिर से लिख देता हूँ। फार्मूला होता है अधिकतम बच्चों की संख्या माइनस मध्य की संख्या गुणे 2 और प्लस 2। तो अधिकतम बच्चों की संख्या हमने 28 निकाला है, माइनस मध्य की संख्या कितनी है, 5 गुणे 2 और प्लस 2।
5 दूनी 10, 2 12, तो 28 में आपको 12 कम करना है, तो 8 में 2 जाएगा, 6 2 में 1 जाएगा, ये तो न्यूनतम आएगा 16। और देखो यहाँ पर 16 आपको मिल भी रहा है। तो कम से कम पूछा था, तो कम से कम निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर देखो आप सब देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम निकालने के लिए अधिकतम बच्चों की संख्या जो आप यहाँ से निकालोगे माइनस मध्य की संख्या गुणे 2 और प्लस 2 से इस फॉर्मेट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये प्रश्न आपको बढ़िया से कंप्लीट हो गया होगा और इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है तो इसी को बेस मानकर हम लोगों को क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। देखिए इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आ जाओ थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 12वां है। अगर रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है और निखिल दाएं छोर से 11वां है, अगर न्यूनतम निकालना है तो निखिल रोहन के बाएं बैठेगा, तो निखिल जो है दाएं छोर से क्या है, 11वां है, ये बना लिया हमने। और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5, तो एक बढ़ाकर लिखेंगे, आपको याद होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 12, बीच में 6, तो इधर 6 बचेंगे। तो यहाँ से न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालना है, तो यहाँ से कुल बच्चों की संख्या जो निकल कर आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ पर 11 और -1, तो 11 6 17, 17 -1 कितना आएगा, 16। तो यहाँ से भी आपको 16 मिलेगा। एक तरीका आपका मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो एक तरीका आपका जो है ये हो गया। बस इसी को बेस मानिए और आगे बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो इसको आधार मानना था और आधार मान के जो है हम लोग आगे क्या करेंगे, मूव ऑन करते चलेंगे। तो 16 देखो इस तरीके से भी और इस तरीके से, और कोशिश करना कि अब की बार अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो गलत ना होने पाए, क्योंकि कोई चीज़ें बार बार पढ़ने से अगर गलत होती हैं तो इसका मतलब ये तो आप सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो, या तो पढ़ते वक्त जो है आपके अंदर लापरवाही, उसको रिवीजन नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। इस प्रश्न को करिए। तो एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से, देखो प्रश्न वही है लेकिन इस बार प्रश्न कुछ ज्यादा से ज्यादा पूछा है। क्या पूछा है, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हमने इससे पहले वाले प्रश्न में निकाला था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी हमने अधिकतम बच्चों की संख्या निकाला था, मुझे तो याद है, पता नहीं आप सबको याद होगा कि नहीं। बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति में जो निखिल है दाएं छोर से 11वां और रोहन बाएं छोर से 12वां है, और जो रोहन है वो बाएं छोर से 12वां है और निखिल जो है वो दाएं छोर से क्या था, 11वां था। इनके बीच में कितने बैठे थे, 5 बैठे थे। तो यहाँ से दोस्तों आपको अधिकतम बच्चों की संख्या निकालना है। तो अधिकतम निकालने के लिए क्या करना है, सबको बस जोड़ देना है। तो 12 और +5 और +11, तो 23, 12 11 23, 23 और 5 कितना होगा, 28। और अधिकतम बच्चों की संख्या ज्यादा से ज्यादा पूछा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना आया, 28 आया। तो बताओ इससे पहले हमने ये डायग्राम भी बनाया था और इसका आंसर भी अधिकतम बच्चों की संख्या निकाली थी, तभी हमको जो है न्यूनतम मिला था। इसी के आधार मानकर आपको आगे धीरे धीरे क्या करना है, मूव ऑन करते चलना है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका बढ़िया से कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं आप सबको जो है अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। 48 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। बताओ भाई, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे।
एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित मोहित के दाएं हैं। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो चलो बनाते हैं कि एक पंक्ति में जो मोहित है वो बाएं छोर से क्या है? 12वां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित जो है वो दाएं छोर से क्या है? सुमित दाएं छोर से क्या है? 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं। सुमित मोहित के दाएं हैं और उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो चलो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो यहाँ से अधिकतम निकाल लेते हैं। अधिकतम तो 12 और प्लस 6 और प्लस 15, ठीक है, 15, 5 2 7 1 1 2 27, 27 7 6 13 33, तो यहाँ से 33 आएगा। कितना आएगा? 33। और 33 कहाँ है? सेकंड वाले में। तो डायग्राम को एक बार ध्यान से समझा करिए कि डायग्राम क्या बोल रहा है और किस आधार पर प्रश्न हमको लेकर चल रहा है। और अगर डायग्राम को बनाना बढ़िया से सीख गए कि कैसे लेफ्ट बैठालना है, कैसे राइट बैठालना है, कैसे बीच में बैठालना है, अगर ये हिट कर गया तो फिर प्रश्न आपके लिए आसान होता है। तो रैंकिंग में डायग्राम का रोल बहुत बड़ा होता है और डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना, पोजीशन को समझना, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है आप सबके लिए। और अगर ये सब आप लोग जो है फॉलो कर पाते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसी के आधार पर हम प्रश्नों को क्या करते हैं? सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एनालिसिस करते किया करिए कि चीज़ें क्या। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम आपके सामने नहीं होते और आप हमारे सामने नहीं होते। तो हम लोग बहुत जल्द जो है ऑफलाइन भी आने वाले हैं और इलाहाबाद में, अगर आप इलाहाबाद के आसपास हैं, इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सबके लिए लाइव पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सामने फ्रंट टू फ्रंट में वहाँ पर चीज़ें हम लोग जो है कंटेंट के साथ पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आप लोग जो है वहाँ पर फिर कर सकते हैं। तो चलिए आइए 49 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, देखते हैं। 49 तो कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50। अब इसको पढ़िए। कह रहा है दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है और सुमित मोहित के दाएं हैं। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। उसी के आगे एक स्टेप बढ़ा के प्रश्न पूछ रहा है और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न की। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो एक पंक्ति में जो मोहित है वो बाएं छोर से क्या है? 12वां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं। सुमित मोहित के दाएं हैं और यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो दाएं छोर से मोहित की कंडीशन, तो पहले आपको जो है कुल बच्चों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कुल बच्चों की संख्या 12 और प्लस 6 और प्लस 15 तो 33 आया था। जब कुल बच्चों की संख्या 33 आ गई तो कुल बच्चों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान इसका 12 है, क्योंकि दाएं छोर से इसकी कंडीशन निकालना है, तो प्लस x और माइनस 1। तो ये हो जाएगा भैया x इक्वल टू 33 और 12 में 1 घटा देंगे तो 11, 33 में 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 22। 22वां स्थान आएगा। दाएं छोर से जो मोहित का कौन सा स्थान है, तो यहाँ से हमारा जवाब होगा 22वां स्थान आएगा। क्लियर है?
आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो इसी प्रकार से बस आपको प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है, एक एक स्टेप से। देखो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और आगे की क्या कंडीशन है और आगे क्या पूछ सकता है, तो ये सारी सिचुएशन अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ओके ना। तो आइए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, तो अनुपम जो है वो बाएं छोर से कौन से प्लेस पर है, 11वें नंबर पर है। दीपक दाएं छोर से 13वां, दीपक अनुपम के बाएं है, तो दीपक जो है अनुपम के क्या है, बाएं है, ये आपको ध्यान देना है। तो दीपक दाएं छोर से 13वां है, तो दीपक जो है दाएं छोर से कौन सी पोजीशन पर है, 13वीं पोजीशन। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो एक बढ़ाकर लिखेंगे तो 5 आएगा। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 11, बीच में 5, तो यहाँ 6 बचेंगे। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालना है तो ये 6 हो गए और ये 13 हो गया और ये -1, 6 3 9, तो 19 -1 कितना आएगा, 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18। और 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। बस इतना सा काम करना है तो 18 आपको मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 51 का चौथा वाला सही हो जाएगा। ओके। तो आइए दोस्तों, अब 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, रोहन बाएं छोर से 7वां है, उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, तो एक पंक्ति में जो कमल है वो बाएं छोर से 18वां है और रोहन बाएं छोर से 7वां है। और रोहन जो है वो बाएं छोर से क्या है, 7वां है। रोहन बाएं छोर से, दोनों की सिचुएशन दी है तो उनके बीच में, तब उनके बीच में तो 7 और 7, इनके बीच में आपको देखना है कितने व्यक्ति। 11 7 18, तो 11वीं रैंक आएगी तो बीच में कितने लोग होंगे, 10 लोग। बीच में कितने लोग होंगे, 10 लोग। ठीक है ना, बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग। तो कह रहा है कि तब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहीं से कर सकते हैं। 18 में आप 7 को घटा दीजिए और 1 एक्स्ट्रा घटा दीजिए, तो 18 और 7, 18 में 8 को घटाएंगे तो 18 - 8 करेंगे कितना आएगा, 10। तो यहाँ डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 10 इसका सही जवाब होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आपके लिए आसान होगा। मैं बता दे रहा हूँ, रैंकिंग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है। अगर इसमें बारीकियों में, डीपली में चीजों को नहीं समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आपको जो है फिर रट्टा मारने में वो चीज मजा नहीं आएगी। 2 4 10 प्रश्न का प्रोसेस सीख सकते हो, इसके बाद चीजें कंफ्यूज होने लगती
लगती हैं। अगर देखो, मैथ रीजनिंग का एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है सीखने का कि आप उसकी लैंग्वेज को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, आप प्रश्न को रट्टा मत मारो। मैंने देखा है कि लड़के क्या करते हैं कि प्रश्न के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये तरीका होता है। तो लेकिन है ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं, महारथी हैं, जो ऐसे करके भी नौकरी पा चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कॉन्सेप्ट अगर सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। रट्टा मार के क्या होता है कि चीज़ें, नौकरी तो पा जाओगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, लेकिन फिर बाद में चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल भी जाती हैं। आइए चलते हैं 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 में। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब का वहां कितने व्यक्ति हैं? बताइए। सब मध्य की पोजीशन से रिलेटेड है, हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, हुआ आप सभी का। तो आ जाओ, मैं अब दिखाता हूँ। ए ऊपर से 10वां है, ऊपर का मतलब होता है प्रारंभ से बोल रहा है वो। ए जो है प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, बी नीचे से 15वें स्थान पर, मतलब बी अंत से, बी जो है अंत से 15वें स्थान पर है, माता दिया। सी ऊपर से 18वां है, सी जो है ऊपर से कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। सी दोनों के ठीक बीच में है, तो यहाँ 10, 8, 18, तो बीच में कितने लोग? 7 इधर, तो 7 इधर भी एक खुद सी हो जाएगा। तो यहाँ से कुल बच्चों की संख्या आपको निकालना है, तो ये 10 हो गया, और 7, 7, 14 और 1, 15, तो इस सबको जोड़ लो, +7 +1 +7 और +15, तो 7, 7, 14, 1, 15, 15, 15, 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी 40, और 40 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। 40 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या करना है। 53 के बाद 54 में कह रहा है कि एक कक्षा में शमिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगेश सुमिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है। बताइए जरा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में शमिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है, तो शमिता का जो प्रारंभ से स्थान है वो 6वां है। हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, हर्षा नीचे से 18वें स्थान। मंगेश सुमिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। तो देखो यहाँ से ये जो यहाँ पर भी जो समिता लिखा है तो यहाँ पर भी सुमिता कर लीजिए, ठीक है ना। मंगेश सुमिता से 14 स्थान नीचे, तो मंगेश सुमिता से 14 स्थान नीचे का मतलब है कि 6 और 14, 14 6 20, तो मंगेश जो प्रारंभ से होगा ना वो 20वें स्थान पर होगा। मंगेश प्रारंभ से कौन से स्थान पर होगा? 20वें स्थान पर। फिर कहा है कि और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, तो 8 और 5 13,
1 1 2 और 1 3 23। तो मंगेश जो अंत से होगा ना वो 23वां होगा और प्रारंभ से होगा 20वां। और जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान मिल जाए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू होता है प्रारंभ से स्थान। तो मंगेश प्रारंभ से 20वां, अंत से है 23वां और -1। तो 20 20 40 1 43, 43 -1, कुछ तो गड़बड़ है। 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, 33 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 33 लिख लो भाई, 30, ठीक है ना, 23 नहीं 33 आएगा भाई। यहाँ से क्या जोड़ना था, 15 और 18, हाँ 33 आएगा। तो 30 20 50 53 और 53 -1 कितना आएगा, 52। कितना आएगा, 52। और 52 कहाँ है, इस सेकेंड थर्ड वाले में। तो बताओ डायग्राम का कितना बड़ा रोल है। अगर डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को समझाता हूँ, शायद समझ में ना आया हो। देखो समझो फिर से एक बार। एक कक्षा में समिता ऊपर से 6वें स्थान पर है। एक कक्षा में जो समिता है वो ऊपर से 6वें स्थान पर है, ये समिता है, ठीक है। और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। और जो हर्षा है वो नीचे से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। मंगेश सुमिता से 14 स्थान आगे, तो मंगेश सुमिता से 14 स्थान आगे है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 6, 14 और आगे जाएगा। 14 6 कितना होगा, 20। तो मंगेश प्रारंभ से, ये प्रारंभ से 6वीं से, तो प्रारंभ से 20वां होगा। फिर उसने कहा हर्षा से 15 स्थान ऊपर, तो हर्षा पर्यंत में यहाँ से अंत से 18वें है, तो इससे 15 स्थान और आगे है। तो 18 और 15 जोड़ दो, तो 8 और 5 13, 1 1 2 और 1 3 33। तो मंगेश अंत से क्या हो जाएगा, 33वां हो जाएगा। तो जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान मिल जाता है तो फार्मूला क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। तो प्रारंभ से स्थान कितना था, 20, और अंत से स्थान कितना है, 33, और कितना होगा -1, 53, और 53 -1 कितना आएगा, 52। तो इसका जो आंसर होगा वो 52 होगा। बस इतना सा काम करना था। तो अभी समझ आया कि नहीं आया क्या करना है, तो बस इतना सा काम करना था और बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 में। आइए अब चलते हैं अगले स्थान पर। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान प्राप्त हुआ। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलो बना लेते हैं। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां, प्रारंभ से 23वां, और जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां, और विज्ञान में नीचे से 27वां। देखो ये मैथ में प्लेस था और विज्ञान में नीचे से अंत से 27वां, साइंस में।
कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो यहाँ पर ये मैथ की रैंक बताई है और यहाँ पर साइंस की रैंक बताई है, और जब दो अलग अलग सब्जेक्ट की रैंक बता रहा है तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैथ की रैंक जो बताई है प्रारंभ से 23वीं बताई है, मैथ प्रारंभ से 23वां, और साइंस की जो रैंक आपकी बताई है नीचे से 27वीं, नीचे से 27वीं। तो कह रहा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ से कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम सबको निकालना है तो आपको मैंने बताया था कि जब दो अलग अलग व्यक्तियों का प्लेस बताता है और वहां से कुल बच्चों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछता है तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। और यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया भी है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ना देता तो भाई तभी प्रश्न भी गलत हो जाता, क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी ना प्रश्न को सॉल्व करते। जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताता है तब तो आप फार्मूला लगा सकते हो, और जब दो अलग अलग व्यक्तियों का प्रारंभ से अंत से स्थान बताता है तो वहां पर फार्मूला लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बस इतनी सी बातें आप सबको जो है ध्यान देनी होती हैं। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है, पी सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो बताइए इनमें से इसका प्रश्न क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी ढेर सारे मैं आप सबको करा चुका हूं, बताइए इसका प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करा कि पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। 2 2 4 और 1 5, 5 लोग हैं। कौन कौन से हैं? पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है। देखो यहाँ पर प्रश्न ने कहा कि जो टी है वो पी और बी से लंबा है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि पी और बी में कौन लंबा है कौन छोटा है। टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है, लेकिन ये जो टी है ना वो ए और क्यू से क्या है? छोटा है। अब ए और क्यू के बारे में नहीं पता, तो चलो देखते हैं। पी सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी सबसे छोटा नहीं है, तो पी जो है बी से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो बताओ, तो बता सकते हो क्या? जब ए और क्यू के बारे में उसने बताया ही नहीं है कि ए और क्यू, बस इतना उसने कहा है कि टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है। तो टी तो ए और क्यू से छोटा है, लेकिन ए और क्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मुश्किल है बताना। तो कह रहा कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो बताओ। सबसे छोटा पूछता है तो हम बी बता देते कि भाई कि सबसे छोटा बी बैठा है, लेकिन सबसे लंबा कैसे बता पाएंगे जब डाटा ही अपर्याप्त है। तो आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 में। पी क्यू आर एस और टी में क्यू केवल टी से छोटा है और पी केवल एस से लंबा है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर होगा? तो
तो चलिए आइए देखते हैं, P, Q, R, S और T में Q केवल T से छोटा है। प्रश्न बोल रहा है कि जो Q है वो केवल T से छोटा है। तो Q केवल T से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि T सबसे लंबा हुआ। अब P केवल S से लंबा है, P जो है वो केवल और केवल S से लंबा है तो इसका मतलब S सबसे छोटा हुआ। अब इसके बाद R बचा तो R को बीच में रख लो, R को बीच में रख लो, ये बनेगा कंडीशन। तो कह रहा है उनकी ऊंचाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर मिस्टर R आएंगे। R कहाँ है, फर्स्ट नंबर में। उसने कहा है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, R आएगा। ओके, आइए चलते हैं 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 में। A, B, C, D और E में A B से लंबा है लेकिन C से छोटा है, B केवल E से लंबा है, C सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58। आइए देखते हैं, करा कि A, B, C, D और E में A B से लंबा है लेकिन C से छोटा है। A जो है A B से लंबा है लेकिन C से क्या है, छोटा है। B केवल E से लंबा है, B केवल E से लंबा है, C सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा, D, तो यहाँ पर D आएगा क्योंकि उसने कहा है C सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा, तो ठीक बीच में होगा A, और A कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इसमें लिखा निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जब आंसर मिल रहा है तो निर्धारण ना करने की कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो निर्धारण आराम से हो जाएगा। तो 58 का जो होगा ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 में। तो चलो दोस्तों, यहाँ से जो हमारी प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो हमारी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और अभी मैं एक प्रश्न आपको जो है जनरेट करके देने वाला हूँ, उसको पहले ध्यान से समझिएगा, फिर आगे हम सब जो है पढ़ेंगे। प्रश्न बोल रहा है, किसी पंक्ति में नब्बे बच्चे हैं। जिसमें राम प्रारंभ से 32वें स्थान पर है। इसमें राम प्रारंभ से 32वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में श्याम उसी पंक्ति में श्याम अंत से 35वें स्थान पर है।
श्याम अंत से 35वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें, ये प्रश्न है। अब समझो बात को। कह रहा किसी पंक्ति में 90 बच्चे हैं जिसमें राम प्रारंभ से 32वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में श्याम अंत से 35वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दोनों के मध्य में बैठे बच्चों की संख्या ज्ञात करें, ये आपको जो है बताना है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमको जो है क्या करना है। कह रहा है कि किसी पंक्ति में 90 बच्चे हैं, तो जिसमें राम, देखो मान लो कुल बच्चों की संख्या आपको दिया है, तो मान लो यहाँ पर प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान, मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर पंक्ति में राम है और कौन है, श्याम है, दो लोग हैं। कह रहा कि राम प्रारंभ से 32वें स्थान पर है और श्याम उसी पंक्ति में श्याम अंत से 35वें स्थान पर है। तो राम की अंतिम पोजीशन नहीं पता और श्याम की प्रारंभिक पोजीशन नहीं पता। एक की प्रारंभिक पता है तो एक की अंतिम पता है। दोनों सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पर है। अब जब ऐसी कंडीशन दोस्तों आ जाती है तो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन को लेकर, तो आपको मैंने बताया था कि हम मध्य, कह रहा है कि मध्य में बैठे बच्चों की संख्या तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको ये पता, ये या तो फिर दोनों की प्रारंभिक पोजीशन पता चल जाए या तो फिर दोनों की अंतिम पोजीशन पता चल जाए। तो अगर प्रश्न में कुल बच्चों की संख्या दिया है, अगर प्रश्न में कुल बच्चों की संख्या दिया है तो क्या हम राम की अंतिम पोजीशन निकाल सकते हैं, ये वाली, क्योंकि कुल प्रारंभ से स्थान दिया है। तो पहले इसकी अंतिम पोजीशन निकालते हैं। तो कुल बच्चों की संख्या है 90, प्रारंभ से स्थान उसका 32 है और प्लस अंत से स्थान x है और -1 है। तो 32 में 1 घटा दो तो x बराबर कितना आएगा, 90, 90 -1 31। तो 10 में 1 गया कितना आएगा, 9 और 8 में 3 गया कितना आएगा, 5। तो इसकी जो अंतिम पोजीशन होगी 59। अब यहाँ पे मध्य की जब पोजीशन निकालना है, जब मध्य की पोजीशन निकालना है तो अंतिम पोजीशन को घटा दो। तो 59 में, इससे पहले यही करते थे, 59 में 35 घटाकर 1 एक्स्ट्रा घटाना है। 9 में 5 गया कितना जाएगा, 4। 5 में 3 गया कितना आएगा, 5 में 3 गया कितना जाएगा, 2 और 2 -1 बराबर कितना आएगा, 23। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 23 होगा। ये जो इस प्रश्न का था वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को आप सब जो है सॉल्व कर सकते थे और इसके बाद में इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, 90 थी। राम और श्याम की जो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन थी उसको आपको लिख लेना है। तो राम और श्याम की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन थी, प्रारंभ से 32वें स्थान पर था और वो अंत से कौन से 35वें स्थान पर था। इन दोनों को जोड़ लो भाई, 5 2 7 3 3 6 66 बनाया। अब इन राम और श्याम का जो योगफल आया प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन का, अब आपको ये देखना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है कि ज्यादा है। तो कम है, तो 90 से 67 क्या है, कम है, मतलब 90 बड़ा है। तो हमें कुछ नहीं करना, 90 में 67 घटा देना है। तो जब 90 में 67 घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा कितना आएगा, 3 और 8 में 6 जाएगा 2। तो 23 देखो यहाँ पर भी आया और 23 यहाँ पर भी आया था। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया जी, हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या बताया कि जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आप सबसे पूछता है तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रश्न हमारा आसानी से क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। हो गया। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसी में चेंज करके कुछ एक प्रश्न और जनरेट करना चाह रहा था। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो और फिर उसको जनरेट करते हैं।
तो चलिए, अब आप तुमने ले लिया होगा तो मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको सबको हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं रहा आपका। ठीक है, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी पंक्ति में 90 बच्चे हैं, जिसमें जो है राम प्रारंभ से 48वें स्थान पर है, राम जो है वो प्रारंभ से 48वें स्थान पर है, और श्याम अंत से 60वें स्थान पर है। ठीक है, श्याम अंत से कौन से स्थान पर है? 60वें स्थान पर। तो कुल बच्चों की संख्या, सेकेंड वाले से ध्यान से देखना, कुल बच्चों की संख्या 90 है, तो इसमें से राम का और श्याम का जो स्थान होगा, राम का और जो श्याम का स्थान होगा, प्रारंभ से 48 और अंत से कितना है? 60। 48 60 को जोड़ोगे तो 6 4 10 108 आएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो दोनों व्यक्तियों का योगफल है वो क्या कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या है? अधिक आ गया। इस बार ये क्या आ गया? अधिक आ गया। तो जब ये अधिक आ गया तो हम इससे पहले क्या करते, जब कम आता था तो भाई कुल व्यक्तियों की संख्या में दोनों के योगफल को घटा दिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा करेंगे कि 108 में आप 90 को घटाने के बाद 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे। अगर सेकंड तरीके का इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज आपको 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर योगफल, दोनों का योगफल कुल बच्चों की संख्या से क्या आ जाए? अधिक। अगर कम आ जाए तो सीधे सीधे आपको कुल बच्चों की संख्या में घटा देना था। हमको आंसर इससे पहले मिल गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अगर योगफल, दोनों का योगफल कुल बच्चों की संख्या से अधिक आ जाए तो आपको कुल बच्चों की संख्या में कुल योगफल को घटाने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा ऑलवेज घटाना पड़ेगा। ये बात आप सभी लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो 108 में 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कितना? 10, 10 में 9 गया 1, 18, 18 माइनस 2 तो कितना आएगा? 16। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा ना 16 आएगा। और अगर बेसिक तरीके से करेंगे, अगर बेसिक तरीके से करेंगे तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर मिल जाता है। अगर बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोई नीडेड या आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। और जो हमारे क्वेश्चन थे तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुके थे। तो 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सबको नहीं मिल पा रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी आपको करा देना चाहिए। तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, अभी मैं रैंकिंग की एक क्लास आपके सामने लेकर और आऊँगा, क्योंकि कुछ प्रश्न भी और आप सबको कराने हैं और प्रैक्टिस करानी है, और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक चीज़ें बढ़िया बेहतर नहीं। बस एक क्लास और इसके बाद जो है इसको समाप्त करके इसी से रिलेटेड चलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे क्या करेंगे? मूव ऑन करते चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे रैंकिंग के 5वें वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।